कूलम्ब गेज एंड लोरेंज गेज। इससे पहले वाले टॉपिक में जो हमने स्टडी किया था वो गॉस ट्रांसफॉर्मेशन था, और गॉस या गेज जो भी आप प्रोनाउंसिएट करना चाहते हैं, तो गेज ट्रांसफॉर्मेशन हमें ये बताता है कि जो इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में हमारे पास स्केलर पोटेंशियल और वेक्टर पोटेंशियल है वो बहुत यूनिक पोटेंशियल्स नहीं है। उनकी जगह अगर कुछ और दूसरे उनकी फॉर्म को कुछ किसी तरह से आप एक पर्टिकुलर वे में ट्रांसफॉर्म भी कर दें तो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड पे कोई इफेक्ट नहीं रहता। अर्थात ये एक ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन था जिसके द्वारा इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू इनवेरिएंट रहती है, और इसी कारण हम इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड को अंडर दिस पर्टिकुलर ट्रांसफॉर्मेशन गॉस इनवेरिएंट फील्ड्स कहते हैं, और इस तरह की ट्रांसफॉर्मेशन को हम गॉस ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं। तो उसी से एक रिलेटेड टॉपिक है हमारा कूलम्ब गेज एंड लोरेंज गेज। सो लेट्स स्टार्ट इट। फर्स्ट वी आर doing some calculations and some description about Coulomb gauge, and then reaches to the Lorentz gauge. Okay, so let's see here that the Coulomb gauge and the Lorentz gauge. First we are interested in the Coulomb gauge. So in magnetostatics del dot A is equals to 0, और इस तरह का जो फॉर्मूलेशन है वो that is the divergence of the magnetic vector potential is equals to 0। ये रिजल्ट आता कहाँ से, इसे हम थोड़ा सा देख लेते हैं। देखिए इस रिजल्ट को हम कई बार ये स्टडी कर चुके हैं कि जो हमारा मैग्नेटिक वेक्टर पोटेंशियल का फॉर्म होता है वो कुछ इस तरह का होता है कि B, द वेक्टर B इज इक्वल्स टू डेल क्रॉस A। इस तरह की फॉर्म का हमारे पास मैग्नेटिक वेक्टर पोटेंशियल होता है। ओके, द वेक्टर B, द मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर B इज इक्वल्स टू डेल क्रॉस A। और हम साथ ही साथ ये जानते हैं कि जब हम मैग्नेटोस्टैटिक्स जैसी ब्रांच पे स्टडी करते हैं तो फिर हम कहते हैं कि डेल क्रॉस B इज इक्वल्स टू म्यू नॉट J, दैट इज द एम्पियर्स लॉ इन डिफरेंशियल फॉर्म। ओके, सो अगर इस लॉ को हम यूज करें और मैग्नेटिक वेक्टर पोटेंशियल की ये वैल्यू जो हमने फाइंड आउट की थी यहाँ हम इस इक्वेशन में पुट करें तो इस इक्वेशन का जो फॉर्म है वो कुछ इस तरह की हो जाएगी कि डेल क्रॉस डेल A वेक्टर इज इक्वल्स टू म्यू नॉट J। इस तरह की फॉर्म हमारे पास, और फिर से ये जो हमारे पास आइडेंटिटी बनी है ये बनी है वेक्टर A क्रॉस वेक्टर B क्रॉस वेक्टर C, दैट इज द ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स, थ्री वेक्टर्स, वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट। सो अगर इसको हम सोल्व करें तो हमारे पास जो फॉर्मूलेशन आता है वो कुछ इस तरह का आता है कि डेल डॉट A माइनस वेक्टर A डेल is equals to mu naught J vector and del dot A minus A vector, और हम इसे लिख सकते हैं डेल स्क्वायर A is equals to mu naught J vector। इस तरह का हमें एक फॉर्म मिलता है। अगर इस फॉर्म पे हम ध्यान दें, और एक थ्योरम है जिसको हम हेल्महोल्ट्ज थ्योरम के नाम से जानते हैं, हेल्महोल्ट्ज थ्योरम के नाम से जानते हैं। ये थ्योरम हमें ये सजेस्ट करती है कि अगर आपको A का वैल्यू चाहिए यानी मैग्नेटिक वेक्टर पोटेंशियल का वैल्यू चाहिए तो A के बारे में या किसी भी वेक्टर के बारे में अगर उस वेक्टर के आपको वैल्यू का पता करना है तो उस वेक्टर के बारे में हमें दो इंफॉर्मेशन पता होनी चाहिए। पहली इंफॉर्मेशन है कि उस वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट यानी कर्ल, उस वेक्टर का कर्ल आपको पता होना चाहिए, और उस वेक्टर का डाइवर्जेंस भी आपको पता होना चाहिए।
यानी अगर ये दो इंफॉर्मेशन किसी भी वेक्टर के बारे में आपको पता है तो आप उस वेक्टर का वैल्यू आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं। अब देखिए कि डेल क्रॉस ए ये वैल्यू तो सिंपली मुझे देता है वेक्टर बी। अब बात आती है डेल डॉट ए पे, यानी डाइवर्जेंस ऑफ द मैग्नेटिक वेक्टर पोटेंशियल पे। तो हेल्महोल्ट्ज थ्योरम मुझे ये सजेस्ट करती है कि मैं पूरी तरह से, मेरे पास फ्रीडम है कि मैं डेल डॉट ए को किस तरह का चूज करूं, ये मेरे पास पूरी फ्रीडम है टू। और जो ऑब्जेक्ट है हमारा डेल डॉट ए को चूज करने का वो ये है कि मैं इस इक्वेशन को सोल्व करना चाहता हूँ, इस डिफरेंशियल इक्वेशन को मुझे वैल्यू चाहिए है। तो मुझे पूरा फ्रीडम है कि मैं डेल डॉट ए का कोई भी फॉर्म में चूज कर सकता हूँ, और ऑब्जेक्ट ये है कि मुझे इस इक्वेशन को सोल्व करना है। तो जो सिंपलेस्ट वैल्यू है, जो डेल डॉट ए की सिंपलेस्ट वैल्यू है, जिससे कैलकुलेशन आसान हो जाए, वो वैल्यू है 0। वो वैल्यू है 0, क्योंकि जब आप 0 इसमें रखते हैं तो ये वाला पूरा टर्म 0 हो जाता है और आपके पास बचता है केवल माइनस डेल स्क्वायर ए इक्वल टू म्यू नॉट जे। लेकिन ये बहुत ही एब्रुप्ट थिंग है कि आप कैसे किसी भी डाइवर्जेंस वेक्टर के डाइवर्जेंस को 0 कह सकते हैं विदाउट नोइंग द नेचर ऑफ दैट वेक्टर। यानी अगर यही वेक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर होता तो क्या आप उसका डाइवर्जेंस 0 लिख पाते? हाँ, अगर ये मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर होता तब आप, लेकिन आप ये सब बातें तब कह पा रहे हैं जब आपको इस वेक्टर के नेचर का पता है। लेकिन किसी भी एब्रूप्ट, केवल मैं मैग्नेटिक वेक्टर पोटेंशियल ए की बात नहीं कर रहा हूँ, कोई भी एब्रूप्ट, अगर आपके पास कोई भी एब्रूप्ट वेक्टर है आपके पास, तो क्या आप उसके डाइवर्जेंस को हमेशा 0 लिख देंगे? चलिए ठीक है, अगर डाइवर्जेंस 0 नहीं है तो आप मान सकते हैं ये कोई कांस्टेंट होगा, फॉर द सेक ऑफ द कैलकुलेशन ये कोई कांस्टेंट होगा। लेकिन फिर भी अगर कांस्टेंट को भी आप इस इक्वेशन में पुट करते हैं तो जब डेल का ऑपरेशन उस कांस्टेंट के ऊपर होगा तब भी ये टर्म मुझे क्या देगी? 0 देगी। ओके, सो जो रिजल्ट यहां से निकल के आता है, जो हेल्महोल्ट्ज थ्योरम हमें सजेस्ट करती है इन ऑर्डर टू सॉल्व दिस टाइप ऑफ इक्वेशन, कि डेल डॉट ए का जो सिंपलेस्ट वैल्यू है वो आप 0 लिख सकते हैं। तो ये वाला जो रिजल्ट है वो यहाँ से निकल के आता है। और जब ऐसा आप इस इक्वेशन के साथ करते हैं तो आपके पास जो इक्वेशन आती है वो आती है डेल स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू म्यू जे, और वी कैन राइट दिस इक्वेशन एज डेल स्क्वायर ए इक्वल्स टू म्यू नॉट जे। क्या ये इक्वेशन किसी की याद आपको दिलाती है? किसी इक्वेशन से रिजेंबल ये इक्वेशन करती है क्या? हाँ, करती है। ये इक्वेशन रिजेंबल करती है किससे? डेल स्क्वायर वी इक्वल्स टू माइनस रो ओवर एप्सिलॉन। एक्चुअली दिस इज द पॉइसन इक्वेशन, द फेमस पॉइसन इक्वेशन, द फेमस पॉइसन इक्वेशन। और मैं आपको ये बताऊं कि ये वाला जो इक्वेशन है, जो इस रिजल्ट से मैंने फाइंड आउट किया, इस रिजल्ट से मैंने, जिसका यूज अभी हम गॉस ट्रांसफॉर्मेशन में करेंगे, कूलम गॉस में करेंगे, इस रिजल्ट से मैंने ये फाइंड आउट किया है। एक्चुअली ये वाला जो इक्वेशन है, ये जो ब्रैकेटेड वाला इक्वेशन है, ये वेक्टर फॉर्म है पॉइसन इक्वेशन का। यहां देखिए डेल स्क्वायर स्केलर पोटेंशियल, वेक्टर पोटेंशियल, कांस्टेंट, चार्ज डेंसिटी, करंट डेंसिटी, एक्चुअली वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी एंड वॉल्यूम करंट डेंसिटी। ओके, सो दिस इक्वेशन एक्चुअली द वेक्टर फॉर्म ऑफ द पॉइसन इक्वेशन। और पॉइसन इक्वेशन आगे इसका सॉल्यूशन करते हैं तो ए की वैल्यू हम यहाँ से फाइंड आउट करते हैं, लेकिन वहां तक हमें जाना नहीं है, क्योंकि ये जो रिजल्ट मैंने यहाँ से ड्राइव किया है, द डेल डॉट ए इज द नेसेसरी रिजल्ट, और we can say that this is the significant result in order to solve this type of equation। तो इस तरह का मेरे पास एक रिजल्ट आता है। ओके, और इसी को हम यूज करेंगे कूलम गॉस में। ओके, सो
जब आप इस टॉपिक को स्टडी करते हैं, दैट इज कूलम्ब एंड लॉरेंज गेज, तो in order to discuss about the Coulomb gauge, we have del dot A is equals to 0, and we know that why we are right as del dot A is equals to 0. So then equation number 5, ये वाला इक्वेशन है, ये वाला वही इक्वेशन है जो मेरे को स्केलर पोटेंशियल और वेक्टर पोटेंशियल को रिलेट करता है आपस में। सो इस वाले इक्वेशन को इस वाले इक्वेशन को जो इक्वेशन नंबर 5 मैंने लास्ट टॉपिक में लिखा है, दिस साइड, this is the equation number 5, that del square v equals plus del v by del t del dot a equals minus rho by epsilon naught। इस इक्वेशन में अगर मैं इस रिजल्ट को यूज करता हूँ, इस रिजल्ट को मुझे यूज करना है इस वाले इक्वेशन, तो मेरे पास फिर से इस तरह का एक इक्वेशन आता है। और अभी हमने डिस्कस किया ये क्या है, द फेमस पोइसा इक्वेशन। और पोइसा इक्वेशन मुझे बहुत आसानी से पोटेंशियल, स्केलर पोटेंशियल की वैल्यू देती है, और वो कुछ इस तरह का होता है, दैट 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटीग्रेशन रो आर डैश टी ओवर आर डी टू डैश। एक कंफ्यूजन जो हमेशा मैग्नेटोस्टैटिक्स या फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, जितने भी टॉपिक खासकर ग्रिफिथ जैसी बुक से जब आप स्टडी करते हैं, तो इस तरह का कंफ्यूजन हमेशा, मैं थोड़ी सी बात इस पे, हालांकि ये हमारे पार्ट ऑफ द टॉपिक नहीं है, पर मैं इस पे थोड़ी सी बात आपके साथ करना चाहूंगा कि आपको पोटेंशियल जब आप लिखते हैं, तो दिस इज द राइट वे टू राइट any field, any potential or any physical quantity. Okay, why this is the right way? आप क्या करते हैं कि कई बार इस तरह का हम नोटेशन यूज कर लेते हैं और उस पर ध्यान भी नहीं देते कि v which is a function of position and time is equals to 1/4 pi epsilon naught rho density, which is also the function of position and time, and d to dash, which is the volume here over the पोजिशन वेक्टर आर। और आप इस बात पे ध्यान दीजिए कि मैं थोड़ा सा आपको दिखाने का प्रयास करता हूँ। ये देखिए, ये आप इस बात पे ध्यान दीजिए कि यहाँ मैंने आर किस तरह बनाया है, यहाँ मैंने आर किस तरह बनाया है, और ये वाले आर का स्ट्रक्चर कैसा है। ओके, दूसरी बात जो ध्यान देने वाली है वो ये है कि मैंने यहाँ लिखा है RT, which is a function of position and time, and also I write here that rho R dash T, which is a function of position and time also, but I write here the R dash value, and also D to dash. Why we are writing in this way? Why we are not write it in the simple way that अगर मेरे को पोटेंशियल ही यहाँ लिखना था तो मैं क्या इस तरह का पोटेंशियल नहीं लिख सकता था, that v which is a function of position and time is equals to 1/4 pi epsilon naught integration rho rt d टो over r। ये भी तो मेरे पास पोटेंशियल ही देगा, लेकिन यहाँ कुछ चीजें डिफाइंड नहीं है। और ये वाला जो प्रॉपर वे, जिसको मैं प्रॉपर वे कह रहा हूँ लिखने का, इसमें बहुत सारी चीजें डिफाइंड है। देखिए, इस फिगर पे मैं आपका ध्यान लेके जाना चाहूंगा। इस फिगर को आप देखिए ऑन योर स्क्रीन। ये वाला आपके पास एक फिगर है। आप इस फिगर में जब देखते हैं तो ये कोई भी आर्बिट्ररी मेरे पास एक वॉल्यूम है जिसका एक छोटा सा इन्फिनिटिजिबल वॉल्यूम है डी टू डैश, और यहाँ आपके पास एक पॉइंट है P जिसका कोऑर्डिनेट है R एंड T। तो ये जो पॉइंट है P, इसको मैं फील्ड पॉइंट कहता हूँ। यानी अगर मेरे को मैग्नेटिक फील्ड चाहिए, ये वॉल्यूम है, और मैं इसे अभी कहीं भी मैं यहाँ ना तो करंट डिफाइन कर रहा हूँ, ना मैं यहाँ चार्ज डिफाइन, मैं केवल कह रहा हूँ ये कोई आर्बिट्ररी शेप का वॉल्यूम है। इसका एक छोटा सा इन्फिनिटिजिमल वॉल्यूम है डी टो डैश। इस डी टो डैश वॉल्यूम से आर डिस्टेंस पे, जो आर मैंने इस शेप का आर यहाँ आपको अभी डिस्कस किया आपके साथ,
ये मैंने बनाया है, यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो ये है आर वेक्टर एक्चुअली, और इसका जो पोजीशन, इसका जो पॉइंट के पी के कोऑर्डिनेट है वो है आर एंड टी, यानी ये जो पॉइंट है पी, उसके कोऑर्डिनेट होंगे पी आर टी, का मतलब पी एट एक्स वाई जेड एंड टी। लेकिन अगर यहाँ मैं कोई पॉइंट, जिसको मैं सोर्स पॉइंट कह रहा हूँ, यहाँ जितने पॉइंट्स आप यहाँ इस वॉल्यूम में कंसीडर कर सकते हो, वो सब के सब सोर्स पॉइंट होंगे, और यहाँ जो ये पॉइंट P है ये फील्ड पॉइंट होगा। यानी अगर आपको फील्ड या पोटेंशियल यहाँ कैलकुलेट करना है तो आपको यहाँ कैलकुलेट करना पड़ेगा, और सोर्स है चाहे आपके पास वो, जैसे यहाँ पर्टिकुलर इस टॉपिक में जो हम पोटेंशियल की बात कर रहे हैं वो मेरे को निकालना है, तो मैं इस पॉइंट पे निकालूंगा, लेकिन उसके कोऑर्डिनेट होंगे पोटेंशियल के आर एंड टी, लेकिन जहां से वो पोटेंशियल आएगा दैट इज द चार्ज डेंसिटी, वो यहाँ डिफाइन है, यहाँ डिफाइन है, और इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट है आर डैश एंड टी। इसीलिए इस वॉल्यूम को मैंने लिखा है यहाँ डी टू डैश, यानी यहाँ जितने पॉइंट्स हैं, जितने भी, कहीं भी आप कहीं भी चूज करें, कोई भी पॉइंट चूज करें, इन सब के कोऑर्डिनेट होंगे आर डैश एंड टी, ये सब के सब होंगे सोर्स पॉइंट। तो यहाँ वॉल्यूम जब मैं लिखूंगा डी टू डैश, तो एक्चुअली मुझे लिखना पड़ेगा डी एक्स डैश प्लस टी, सॉरी डी वाई डैश डी जेड डैश, दैट इज द पॉइंट। और ये जो पोजीशन है आर, जिसको मैं पोजीशन वेक्टर कह रहा हूँ आर, ये सिंपली डिस्टेंस बिटवीन द टू पॉइंट्स है। अगर मैं सिंपली यहाँ आपको ड्रॉ करके दिखाऊं, लेट्स सी हियर, कि मेरे पास एक आर्बिट्रेरी वॉल्यूम है इस तरह का, और मैंने यहाँ एक इन्फिनिटिजिबल वॉल्यूम कोई कंसीडर कर लिया, और इस वॉल्यूम से आर पॉइंट पे कोई पॉइंट है पी जिसका कोऑर्डिनेट है आर एंड टी, तो यहाँ जो जितने भी पॉइंट है, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट, इन सब के कोऑर्डिनेट है आर डैश एंड टी। यानी यहाँ सोर्सेज हैं, सोर्सेज का मतलब यहाँ चार्ज डेंसिटी, करंट डेंसिटी, अकॉर्डिंग टू योर टॉपिक कुछ भी हो सकता है। अगर, और ये जो छोटा सा इन्फिनिटेसिमल वॉल्यूम मैंने कंसीडर किया है, इसको मैंने कहा है डी टू डैश, इसको मैंने कहा है डी टू डैश, और इसके जो डी टू डैश का वैल्यू होगा यहाँ सोर्स पॉइंट पे, इस पोजीशन पे, वो होगा डी एक्स डैश, डी वाई डैश एंड डी जेड डैश, इस तरह से। तो एक्चुअली जो सोर्स पॉइंट है वो यहाँ, जो सोर्स है वो यहाँ है, और जो फील्ड कैलकुलेट करना है वो यहाँ करना है, जिसके कोऑर्डिनेट है पी एक्स वाई जेड एंड टी, इस तरह के कोऑर्डिनेट आपको मिलेंगे। ठीक है, तो ये वाला कंसेप्ट हमें यहाँ यूज करना है। और रही बात इस पोजीशन वेक्टर आर की, तो वो कुछ इस तरह से होता है। मान लीजिए यहाँ कोई भी एक पॉइंट मान लीजिए जिसके कोऑर्डिनेट है, यहाँ कोई भी एक पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट है एक्स डैश, वाई डैश एंड जेड डैश, और ये आपका फील्ड पॉइंट है पी, यहाँ आपका फील्ड पॉइंट है पी जिसके कोऑर्डिनेट है एक्स वाई जेड। तो आपने डिस्टेंस का फॉर्मूला पढ़ते हैं क्लास 12th में, 11th में, 10th में, जहाँ भी आपने ज्योमेट्री स्टडी की होगी, वहाँ आप डिस्टेंस बिटवीन द टू पॉइंट्स फॉर्मूला पढ़ते हैं, दैट डी इज रूट ऑफ x1 माइनस x2 होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 होल स्क्वायर प्लस z1 माइनस z2 होल स्क्वायर। इस तरह का आप एक फॉर्मूला स्टडी करके आते हैं। तो d बताता है उस डिस्टेंस को, यहाँ जो डिस्टेंस है दोनों के बीच का वो मैंने कंसीडर किया है r। तो r हो जाएगा मेरे पास इस कंडीशन में x माइनस x डैश होल स्क्वायर प्लस y माइनस y डैश होल स्क्वायर प्लस z माइनस z डैश होल स्क्वायर, दैट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस वेक्टर। और अगर इस वेक्टर को मैं डिफाइन करना चाहूँ r वेक्टर, तो मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर दिस एंड डायरेक्शन ऑफ दिस। तो इस तरह से मैं इस पूरी कहानी को लिख सकता हूँ। यानी जो फील्ड मुझे कैलकुलेट करना है वो मैं पॉइंट P पे कैलकुलेट, दिस इज नोन एज द फील्ड पॉइंट। और यहाँ जितने भी जो आर्बिट्रेरी वॉल्यूम चूज किया, यहाँ जितने भी पॉइंट्स हैं ये सब कहलाएंगे सोर्स पॉइंट। यानी यहाँ जो फील्ड कैलकुलेट होगा वो इन चार्ज डेंसिटी या करंट डेंसिटी की वजह से होगा। So why we are writing in this way that the volume at RT, that is at the field point, is equals to
1/4πε0 इंटीग्रेशन ऑफ रो r डैश t, बिकॉज रो कहाँ डिफाइन है, डेंसिटी कहाँ है, जहाँ वॉल्यूम है, और उसके कोऑर्डिनेट क्या है, r डैश और t, एंड ओवर r एंड d2 डैश। वॉल्यूम कहाँ है, जहाँ आर्बिट्ररी वॉल्यूम आपने चूज किया। सो इस तरह का हम फॉर्मुलेशन करते हैं। और ये केवल पोटेंशियल के बारे में नहीं है, आप इलेक्ट्रिक फील्ड को अगर यहाँ लिखेंगे तब भी आपको इसी तरह से फील्ड पॉइंट पे अगर मेजर करना है तो आपको सोर्स पॉइंट देखना पड़ेगा। दैट्स व्हाई दिस इज द राइट वे टू राइटिंग द पोटेंशियल फील्ड्स, आइदर मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, सो दिस, okay, now so this is the potential, and this potential is given by this type of equation. This is known as the Poisson equation. This is the solution of Poisson equation. The potential at field point RT is equals to 1/4πε0 rho r dash t over r vector, the magnitude of r vector, and d2 dash. Okay, लेकिन यहाँ जो इस इक्वेशन से हम कह रहे हैं कि हम पोटेंशियल आराम से फाइंड आउट कर सकते हैं, और वो पोटेंशियल कुछ इस तरह का आ जाएगा, लेकिन ग्रिफिथ हमें समझाते कि ये पिक्चर इतनी आसान नहीं है। द पिक्चर इज नॉट सो सिंपल। व्हाई, क्यों? क्योंकि आप इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में जब बात करते हैं तो आप केवल पोटेंशियल V का ध्यान रखते हैं। जब आप मैग्नेटोस्टैटिक्स में बात करते हैं तो आप केवल मैग्नेटिक वेक्टर पोटेंशियल का ध्यान रखते हैं। लेकिन ये जो ब्रांच अभी हम स्टडी कर रहे हैं ये इलेक्ट्रोडायनामिक्स है, और अगर यहाँ आपको इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए तो आपको यहाँ स्केलर पोटेंशियल का भी पता होना चाहिए और वेक्टर पोटेंशियल का भी पता होना चाहिए। दिस इक्वेशन, रिमेंबर दिस इक्वेशन, द इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर can be written as the negative gradient of potential minus or negative the rate of change of magnetic vector potential in electrodynamics. Okay, लेकिन अगर यही केस हमारे पास इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में होता, सिंपली हम V जब हमारे पास आ जाए तो आराम से हम ये कैलकुलेट कर सकते हैं by using this type of equation, that E equal to negative gradient of potential. इसको हम यूज करते इस वाली इक्वेशन को, और इस वाली इक्वेशन को यूज करके हम आराम से, जब हमें V का पता लग गया तो हम इलेक्ट्रिक फील्ड का पता निकालते। लेकिन इलेक्ट्रोडायनामिक्स में जब इलेक्ट्रिक फील्ड को स्टडी कर रहे हैं तो हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्म है अब वो कुछ इस तरह का है, दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड can be written as the negative gradient of potential minus or negative the rate of change of magnetic vector potential. This. तो अभी मेरे को स्केलर पोटेंशियल तो चाहिए, साथ ही साथ मुझे चाहिए स्केलर मैग्नेटिक वेक्टर पोटेंशियल, तभी मैं इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू लिख पाऊंगा। ओके, सो दिस, सो द एडवांटेज of the Coulomb gauge is that the scalar potential is particularly simple to calculate, and disadvantage of is that the vector A, that is the magnetic vector potential, is particularly difficult to calculate. इसके ऊपर मैंने आपके से बात की भी है कि क्यों हम इतनी तरजीह नहीं देते मैग्नेटिक वेक्टर पोटेंशियल का जितना फ्रिक्वेंटली यूज करते हैं हम स्केलर पोटेंशियल V को। क्योंकि जब हमें डील करना ही है तो हम क्यों ना B के साथ कर दें, क्योंकि B भी एक वेक्टर क्वांटिटी है और A भी एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो B से हम बहुत ज्यादा फैमिलियर हैं बाय द बायो-सेवर्ट लॉ और बाय द यूज ऑफ एम्पियर्स लॉ। तो फिर हम A के चक्कर में ना पड़ के हम सीधा B के साथ डील कर लेते हैं। लेकिन V के साथ बेनिफिट ये है, क्योंकि वो एक स्केलर क्वांटिटी है तो हमें उसके केवल मैग्नीट्यूड के ऊपर कंसंट्रेट करना है, ना कि उसकी डायरेक्शन के ऊपर। तो इसलिए हम प्रिफरली इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में V के साथ डील करना पसंद करते हैं, और मैग्नेटोस्टैटिक्स में जब हम प्रॉब्लम्स को डील करते हैं तो हम B के साथ ही रहना पसंद करते हैं।
ठीक है। लेकिन अभी हम ये जो ब्रांच स्टडी करेंगे इलेक्ट्रोडायनामिक्स है, तो यहाँ ई का फॉर्म भी बदलता है और बी का फॉर्म भी बदलता है। ओके, सो इक्वेशन नंबर 6 जो हमने स्टडी की थी वो कुछ इस तरह की फॉर्म थी हमारे पास, दैट इज डेल स्क्वायर ए माइनस म्यू नॉट एप्सिलॉन डेल 2a ओवर डेल टी स्क्वायर माइनस डेल डॉट ए प्लस म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट डेल बी ओवर डेल टी इक्वल्स टू माइनस म्यू नॉट। तो कुलम्ब गेज, हम कुलम्ब गेज की जो कंडीशन है, कुलम्ब गेज कंडीशन हम इसको कहेंगे, दैट इज डेल डॉट ए, इसके ऊपर हमने अभी बात की थी। तो डेल डॉट ए इक्वल्स टू 0 इस इक्वेशन में हम पुट करेंगे। इस इक्वेशन में पुट करने के बाद उस इक्वेशन की जो फॉर्म है वो कुछ इस तरह की फॉर्म आ जाएगी, दैट इज ये वाला जो टर्म है वो जो का तू है। डेल डॉट ए को जब 0 पुट करेंगे तो ये वाला टर्म 0 हो जाएगा, यानी माइनस डेल के साथ इस वाले टर्म के साथ मल्टीप्लाई होगी तो ये वाला टर्म बनेगा और राइट हैंड साइड रहेगी जो की तो। सो लेट्स सी हियर अगेन this. So del square A is equals to mu naught epsilon naught del 2A over del T square is equals to minus mu naught J plus mu naught epsilon del over del V over del T. So this is equation number 11th. Okay. So this is the Coulomb gauge condition, that is the divergence of the magnetic vector potential. Divergence of the magnetic vector potential is equals to 0. This is the Coulomb gauge condition. Okay, remember it. Now moving towards the Lorentz gauge, and this is the interesting one, the Lorentz gauge. Okay, so we have here this. We have from equation number 5th and 6th of the last topic that del square V plus del V del over del T del dot A equals to minus rho over epsilon naught. This is the equation number 5th of the last topic. And del square A minus mu naught epsilon naught del 2A over del T square and minus del operating on this type of term gives me mu naught J. This is the equation number 6. Look here. This is the equation number 5th, del square V del over del T del dot A equals to minus rho over epsilon naught, equation number 5th, and this is the equation number 6th of this form. Okay, so using these equations, equation number 5th and equation number 6th, okay, so let's rewrite equation number 5th as, कैसे, ये वाला हमारे पास इक्वेशन नंबर 5th है, इसकी फॉर्म को आप ध्यान से देखिए, दैट इज डेल स्क्वायर वी इक्वल्स प्लस डेल ओवर डेल टी डेल डॉट ए इक्वल्स टू माइनस रो बाई एप्सिलॉन। वर्बली अगर आप इसको बोलना चाहें तो आप क्या कहेंगे, दैट इज द लाप्लासियन ऑफ द स्केलर पोटेंशियल प्लस rate of change of divergence of magnetic vector potential is equals to minus rho over epsilon. This is the equation number 5th. Okay, हम क्या कर रहे हैं, इक्वेशन नंबर 5th में इस वाले टर्म को म्यू नोट एप्सिलॉन नोट डेल 2v ओवर डेल टी स्क्वायर को ऐड कर रहे हैं प्लस साइन, और इसी टर्म को हम यहाँ से सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। इक्वेशन नंबर 5th के साथ हम ये एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। इक्वेशन नंबर 5th में हम लेफ्ट हैंड साइड में इस वाली टर्म को ऐड कर रहे हैं और इसी वाली टर्म को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। और ऐसा कर क्यों रहे हैं, इसका ऑब्जेक्ट क्या है, इसका ऑब्जेक्ट ये है कि हमें इक्वेशन नंबर 5th में और इक्वेशन नंबर 6th में एक सिमिलैरिटी बनानी है। उस सिमिलैरिटी को बनाने के लिए हम ऐसा कर रहे हैं। जब आप इसमें आगे सॉल्यूशन देखेंगे तो आप ये देखेंगे, महसूस करेंगे कि हाँ इसमें एक सिमिलरिटी आएगी। तो इस वाली टर्म को हमने इसमें ऐड कर दिया, म्यू नोट एप्सिलॉन नोट डेल 2v ओवर डेल टी स्क्वायर, और इसी वाली टर्म को हमने इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दिया। ओके, अब देखिए पहले वाला टर्म देखिए डेल 2v ये रहा एज इट इज, इस वाली टर्म को ऐड किया, इसी को सब्ट्रैक्ट किया, तो ये कुछ नहीं है। दूसरे वाला टर्म डेल ओवर डेल टी ऑफ डेल डॉट ए ये रहा, और राइट हैंड साइड में आप देखें तो रो ओवर एप्सिलॉन नॉट इज एज इट इज। ओके, अब देखिए आगे, सो डेल 2v
एज इट इज, ये वाला टर्म निगेटिव वाला इसके साथ राइट आउट किया, और पॉजिटिव टर्म में से डेल ओवर डेल टी कॉमन लेते हुए इस टर्म के साथ, क्योंकि डेल ओवर डेल टी इस टर्म में भी कॉमन है और डेल ओवर डेल टी इस टर्म में भी कॉमन है, ठीक है। तो इस टर्म को हमने लिखा, यहां से जब डेल ओवर डेल टी कॉमन आया तो यहां हमारे पास बचा केवल क्या, डाइवर्जेंस ऑफ ए। यहां से जब डाइवर्जेंस हो, और यहां क्या बचेगा, म्यू नोट एप्सिलॉन नोट, डेल ओवर डेल टी बाहर गया तो हमारे पास बचा यहाँ डेल वी ओवर डेल टी। एक बार फिर से समझिए, डेल टू वी जो का तू ये रहा, निगेटिव वाला टर्म इसके साथ लिखा ये रहा, इस टर्म में से और इस टर्म में से डेल ओवर डेल टी कॉमन लिया, जब इस टर्म में से डेल ओवर डेल टी कॉमन जाएगा तो हमारे पास केवल बचेगा डाइवर्जेंस ऑफ ए, ये रहा। अब इस वाले टर्म में से डेल ओवर डेल टी जो कॉमन आएगा तो बचेगा मेरे पास म्यू नोट एप्सिलॉन नोट डेल वी ओवर डेल टी, डेल वी ओवर डेल टी, और राइट हैंड साइड मेरे पास रही एज इट इज। से दिस इज इक्वेशन नंबर 12, से दिस इज इक्वेशन नंबर 12। अब आप इक्वेशन नंबर 6 को और इक्वेशन नंबर 12 को ध्यान से देखिए। देखिए ये वाला टर्म अप्रोक्सीमेटली जैसा है, माइनस डेल, और ये जो सेकंड ब्रैकेटेड टर्म है और इस इक्वेशन में जो सेकंड ब्रैकेटेड टर्म है, इसको जरा ध्यान से देखिए। तो यहां आप देखते हैं डाइवर्जेंस ऑफ ए, डाइवर्जेंस ऑफ ए प्लस प्लस म्यू नोट एप्सिलॉन नोट, म्यू नोट एप्सिलॉन नोट, रेट ऑफ चेंज ऑफ स्केलर पोटेंशियल, रेट ऑफ चेंज ऑफ स्केलर पोटेंशियल। तो आप ये देख रहे होंगे कि इक्वेशन नंबर 6 में और इक्वेशन नंबर 12 में जो सिमिलैरिटी है वो ये है कि जो सेकंड ब्रैकेटेड टर्म है वो एक जैसा है, ये वाला टर्म, यहाँ ये वाला टर्म और यहाँ ये वाला टर्म, जो ब्रैकेट सेकंड ब्रैकेटेड टर्म है वो एक जैसा है, यहाँ ये वाला टर्म और यहाँ ये, दोनों टर्म एक जैसे हैं। So look at equation number 6 and 12. There is a common bracketed term, and this term del dot A plus mu naught epsilon naught del V over del T, and if this term be 0, then we can obtain the differential equation separately for magnetic and scalar potential A and V such that, देखिए अगर इस, अभी केवल एक हाइपोथेटिकल हमने सॉल्यूशन कैलकुलेट किया है, सॉल्यूशन अजम्प्ट किया है एक्चुअली, कि हम अगर इस ब्रैकेटेड टर्म को जो तो इस इक्वेशन नंबर 12 में और इक्वेशन नंबर 6 में कॉमन टर्म है, अगर हम इसको जीरो कंसीडर कर लें, अभी केवल हमने जीरो कंसीडर करने का, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि इसकी वैल्यू हमेशा जीरो होगी, लेकिन फॉर द सेक ऑफ कैलकुलेशन मैं अभी फॉर द टाइम बीइंग हम इस ब्रैकेटेड टर्म को जीरो कंसीडर कर रहे हैं, इस ब्रैकेट टर्म को जीरो कंसीडर करें। और अगर ये ब्रैकेटेड टर्म जीरो है तो ये टर्म हुई जीरो, तो आप देखिए इस वाली इक्वेशन नंबर 6 का फॉर्म कैसा हो जाएगा, डेल स्क्वायर ए माइनस म्यू नोट एप्सिलॉन नोट डेल टू ए बाई डेल टी स्क्वायर, ये वाला टर्म गया जीरो, इक्वल्स टू म्यू नोट जे विद नेगेटिव साइन, और ये वाला टर्म, ये वाला इक्वेशन कैसे हो जाएगा, डेल स्क्वायर वी माइनस म्यू नोट एप्सिलॉन नोट डेल टू वी ओवर डेल टी स्क्वायर, ये वाली टर्म गई जीरो इज इक्वल्स टू माइनस रो ओवर एप्सिलॉन नोट, इक्वेशन नंबर 12। तो यानी ये वाली जो सेकंड टर्म है इक्वेशन नंबर 6 में और इक्वेशन नंबर 12 में दोनों में जीरो हो जाएगी। तो इक्वेशन नंबर 6 का जो फॉर्म होगा वो कुछ इस तरह का होगा, और इस कंडीशन को, अगर ये कंडीशन जीरो हो जाए तो इस कंडीशन को हम कहते हैं लोरेंज कंडीशन। तो ऑन अप्लाइंग द लोरेंज कंडीशन इक्वेशन नंबर 6 एंड इक्वेशन नंबर 12, तो ये वाली इक्वेशन नंबर 6 और इक्वेशन नंबर 12 में जब आप इस तरह का पुट करेंगे, ये वाली टर्म इक्वेशन नंबर 6 में जीरो होगी, तो हमारे पास केवल बचेगा ये वाला टर्म डेल टू ए माइनस म्यू नोट एप्सिलॉन नोट डेल टू ए ओवर डेल टी स्क्वायर, और राइट हैंड साइड में आएगा केवल म्यू नोट जे, क्योंकि ये वाली टर्म लोरेंज कंडीशन के कारण क्या हो गई, जीरो। तो मेरे पास कुछ इस तरह की इक्वेशन बनेगी, डेल टू ए माइनस म्यू नोट एप्सिलॉन नोट डेल टू ए ओवर डेल टी स्क्वायर
is equals to minus mu naught j. This equation is obtained from equation number 6. और इक्वेशन नंबर 12 में फिर से जब हम लोरेंज कंडीशन को अप्लाई करेंगे तो मेरे पास जो इक्वेशन नंबर 12 का फॉर्म बनेगा वो कुछ इस तरह का बनेगा, दैट इज डेल टू वी, ये वाला टर्म, माइनस म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट डेल टू वी ओवर डेल टी स्क्वायर, ये वाला टर्म हो जाएगा जीरो। राइट हैंड साइड में मेरे पास बचेगा केवल रो ओवर एप्सिलॉन नॉट विद नेगेटिव साइन। सो दिस इज इक्वेशन नंबर 14। ओके, इन इक्वेशंस को मैं इस तरह से हम लिख सकते हैं। अब ये देखिए कि लेफ्ट हैंड साइड में ए यहाँ भी है, मैग्नेटिक वेक्टर पोटेंशियल यहाँ भी है, आप इसके ऊपर वेक्टर लगा सकते हैं। यहाँ मैग्नेटिक वेक्टर पोटेंशियल यहाँ भी है, मैग्नेटिक वेक्टर पोटेंशियल यहाँ भी है। इक्वेशन नंबर 14 की बात करें, केवल लेफ्ट हैंड साइड की बात करें, इक्वेशन नंबर 14 की बात करें तो स्केलर पोटेंशियल यहाँ भी है और स्केलर पोटेंशियल यहाँ भी है। तो इक्वेशन नंबर 13 को पहले मैं लिख रहा हूँ कि ए वेक्टर को, मैग्नेटिक वेक्टर पोटेंशियल को मैं कॉमन बाहर ले रहा हूँ, तो यहाँ बचेगा मेरे पास डेल स्क्वायर, यहाँ बचेगा नेगेटिव साइन म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट, म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट, यहाँ बचेगा मेरे पास ए बाहर कॉमन, तो डेल टू ओवर डेल टी स्क्वायर, ये बाहर गया कॉमन, माइनस म्यू नॉट जे। इसी तरह से मैंने इक्वेशन नंबर 14 से मैंने v कॉमन लिया, तो इस तरह का मेरे पास एक फॉर्म बचा, एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 16। In the above two equations leads to the introduction of a new operator called the D'Alembert operator and denoted by this squared shape. This squared shape. So ये वाला जो ब्रैकेटेड है, ब्रैकेटेड ऑपरेटर मेरे पास बचा है, जो ब्रैकेटेड टर्म है मेरे पास, ये वाला टर्म इक्वेशन नंबर 15 में पहले देखिए, डेल टू एक्चुअली लाप्लासियन स्क्वायर एक्चुअली इट इज, अगर डेल का स्क्वायर तो हम लाप्लासियन ही ऑपरेटर बोलते हैं, लाप्लासियन ऑपरेटर माइनस म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट डेल टू ओवर डेल टी स्क्वायर, सेम हियर, Laplacian minus mu naught epsilon del 2 over del t square, same here. Although the equation number 15 carry magnetic vector potential on the left hand side and equation number 16 carry scalar potential on the left hand side. So this bracketed term, this is also, because this is an operator, this is a constant mu naught epsilon naught, you know that is this gives me with under root 1 over under root mu naught epsilon naught gives me the velocity of light. So this is the constant quantity, this is a operator, this is a operator, this is the constant, this is again operator. So operator minus operator gives me also an operator. So इस ऑपरेटर को जो कुछ इस फॉर्म का है कि डेल स्क्वायर दैट इज द लाप्लासियन माइनस म्यू नॉट एप्सिलॉन डेल स्क्वायर ओवर डेल टी स्क्वायर, इसको मैं कह रहा हूँ D'Alembertian operator. This is known as the D'Alembertian operator and denoted by this squared shape. Okay, this square shape. Square shape अगर इस ऑपरेटर को मैं इक्वेशन नंबर 15 और 16 में रखूं तो ये जो ब्रैकेटेड टर्म है इसकी जगह आ जाएगा मेरे पास D'Alembertian operator. So D'Alembertian operator operated on magnetic vector potential equals to minus mu naught j. This is the new form of equation number 15. And D'Alembertian operator operated on scalar potential is equals to minus rho by epsilon naught. This is the new form of equation number 16. So see here, so equation number 15 and equation number 16 can be written as, that is square of D'Alembertian operated on magnetic vector potential is equals to minus mu naught j. Say this is equation number 17, and D'Alembertian operator operated on scalar potential is equals to minus rho over epsilon. Say this is equation number 18. मैं यहाँ आपको ये भी क्लियर करना चाहता हूँ कि कुछ बुक्स में हालांकि ग्रिफिथ में ये आपको जो D'Alembertian ऑपरेटर है वो स्क्वायर के फॉर्म में ही दिखेगा और उसका स्क्वायर भी मिलेगा आपको, लेकिन कुछ बुक्स में ऐसा होता है कि
स्क्वायर के बिना भी डीएलेम्बर्शन ऑपरेटर लिखा हुआ है। यानी ये जो फॉर्म हम पढ़ के आए हैं अभी, इस ऑपरेटर की जो फॉर्म है, चूंकि यहाँ स्क्वायर है, यहाँ भी स्क्वायर है, तो यहाँ डीएलेम्बर्शन पे भी स्क्वायर इन्होंने लगा दिया है। लेकिन ये हर बुक के साथ कंसिडरेशन नहीं मिलेगा आपको। और बुक्स अगर आप पढ़ेंगे तो हो सकता है कि इस पूरे ऑपरेटर को केवल वो एक स्क्वायर से रिप्रेजेंट कर दे, ना इस पे स्क्वायर ना लगाएं, ये भी हो सकता है। किसी दूसरी बुक को अगर आप स्टडी करेंगे ग्रिफिथ के बजाय, तो आपको इस तरह का फॉर्म भी दिख सकता है। सो नेवर माइंड दैट, ये लिखने का तरीका है केवल। सो डीएलेम्बर्शन ऑपरेटर, चूंकि यहाँ भी स्क्वायर है, यहाँ भी स्क्वायर, तो ग्रिफिथ ने इस पे स्क्वायर लगाया है, इस वजह से हमने भी यहाँ स्क्वायर लगा दिया है। पर ये बहुत ज्यादा एक यूनिक थिंग नहीं है। आप इस ऑपरेटर को अगर केवल एक स्क्वायर से रिप्रेजेंट करना चाहते हैं तो थिंग्स आर नॉट चेंज देयर। So this type of equation, equation number 17th and equation number 18th we get here, and the डीएलेम्बर्शन operator is a 4-dimensional operator। आप इस बात का भी ध्यान रखें कि ये जो स्क्वायर फॉर्म में डीएलेम्बर्शन ऑपरेटर लिखा गया है, इसका रीजन ये है कि ये जो डीएलेम्बर्शन ऑपरेटर 4-डायमेंशनल ऑपरेटर है, यानी ये एक्स, वाई, जेड और टी का फंक्शन है। इसलिए एक ऐसी शेप से इसको डिनोट किया गया जिसकी 4 साइड थी, 4 डायमेंशंस को जस्टिफाई करने के लिए। सो दिस इज अ 4-डायमेंशन ऑपरेटर दैट इज एक्स, वाई, जेड एंड टी, एंड इज रिप्रेजेंटेड बाय द 4 साइड्स, द स्क्वायर सिंबल ऑफ द डीएलेम्बर्शन ऑपरेटर। ओके, this. So we have Lorentz condition, this del dot A, that is divergence of the magnetic vector potential plus mu naught epsilon naught del V over del T is equals to 0. So this is equation number 19th. This is the Lorentz condition, and this is the condition, that's why we can get these types of equation, equation number 17 that 18 by this condition. This is the assumptions only. This is not that it is always be 0, but this is the assumption, and by this assumption we can get these types of equation, and the new operator we are introduced by the new operator, this is the d'Alembert operator. Okay, so let's check the invariance. So let's check the invariance of Lorentz condition अंडर गॉस ट्रांसफॉर्मेशन। गॉस ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर हम इस इक्वेशन का इनवेरिएंस चेक करना चाहते हैं। तो ए को एक दूसरे वेक्टर से आप रिप्लेस करेंगे, उस दूसरे वेक्टर को आपने कहा वेक्टर ए डैश या ए प्राइम, और वो कुछ इस तरह का वेक्टर है। गॉस ने हमें ये सिखाया गेज ट्रांसफॉर्मेशन से, दैट ए माइनस ग्रेड ऑफ साही, या फिर मैं इसे लिख सकता हूँ ए माइनस डेल ऑफ साही, और वी को मैं रिप्लेस करूंगा किसी दूसरे पोटेंशियल से वी डैश से, और उसका फॉर्म होगा कुछ इस तरह का। अगर ये दोनों सब्स्टिट्यूशन में इक्वेशन नंबर 19 में करता हूँ तो मेरे पास जो फॉर्म आएगी इक्वेशन नंबर 19 की, अब इन नए पोटेंशियल्स के साथ, यानी नए मैग्नेटिक वेक्टर पोटेंशियल के साथ और नए स्केलर पोटेंशियल के साथ, तो इस इक्वेशन का फॉर्म आएगा डेल ए डैश डेल डॉट ए डैश प्लस म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट डेल वी डैश ओवर डेल टी इक्वल्स टू 0। इस तरह का फॉर्म मेरे पास आएगा। सो ए डैश को मैं रिप्लेस कर सकता हूँ ए माइनस डेल ऑफ साही से, और वी डैश को मैं रिप्लेस करता हूँ वी माइनस डेल साही बाई डेल टी से। अब डेल का ऑपरेशन करते हैं, तो डेल का ऑपरेशन होगा ए के ऊपर, मेरे पास आएगा डेल डॉट ए। डेल का ऑपरेशन होगा डेल साही के ऊपर, तो मेरे पास आएगा लाप्लासियन ऑफ साही। म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट दोनों ब्रैकेटेड टर्म में अंदर मल्टीप्लाई होगा। डेल ओवर डेल टी का ऑपरेशन होगा वी के ऊपर, तो मेरे पास आएगा डेल वी बाई डेल टी, और म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट डेल ओवर डेल टी का ऑपरेशन होगा डेल साही ओवर डेल टी पे। तो यहाँ जो फॉर्म बनेगी वो बनेगी म्यू नॉट, बिकॉज प्लस माइनस माइनस म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट del over del t operated on del sahi over del t gives me del 2 sahi over del t square and is equals to 0. The whole thing is equals to 0. So अब मुझे जो पोटेंशियल वाली फॉर्म है वो एक तरफ देखनी है, दैट इज डेल डॉट ए द मैग्नेटिक वेक्टर पोटेंशियल
प्लस म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट डेल वी बाई डेल टी, ये वाली टर्म। और जो नेगेटिव क्वांटिटीज हैं, दिस डेल स्क्वायर साही एंड म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट डेल टू साही ओवर डेल टी स्क्वायर, इनको मैं राइट हैंड साइड में लेके जा रहा हूँ। चूंकि ये दोनों नेगेटिव क्वांटिटीज हैं, तो राइट हैंड साइड में जब ये जाएंगी तो ये दोनों हो जाएंगी पॉजिटिव क्वांटिटी। ओके, सो ये वाली जो लेफ्ट हैंड साइड है वो एज इट इज। और यहाँ से आप देख रहे होंगे इस वाली इक्वेशन से कि मैं साही को बाहर ले सकता हूँ और फिर से मेरे पास एक ऑपरेटर अंदर फॉर्म हो रहा है, दैट इज डेल स्क्वायर प्लस म्यू नॉट एप्सिलॉन डेल टू ओवर डेल टी स्क्वायर, एंड दिस ऑपरेशन अगेन द D'Alembert operator, and D'Alembert operator is operated on साही। तो अगर आप देखें तो ये है लोरेंज कंडीशन और ये है D'Alembert ऑपरेटर ऑपरेटेड ऑन साही, एंड साही इज द any scalar function which is chosen by Gauge and applied in Gauge transformation, स्केलर फंक्शन। तो अगर आप गेज कंडीशन की बात करें तो गेज कंडीशन ये थी कि डेल डॉट ए इज इक्वल्स टू म्यू नॉट एप्सिलॉन डेल वी ओवर डेल टी इज इक्वल्स टू 0। लेकिन इस गेज ट्रांसफॉर्मेशन जब हमने इस कंडीशन के ऊपर लगाया, इस कंडीशन के ऊपर हमने इक्वेशन नंबर 19 में गेज ट्रांसफॉर्मेशन लगाया, तो इस इक्वेशन की राइट हैंड साइड में 0 नहीं है। तो अगर गेज कंडीशन को ट्रुथ प्रूफ होना है तो डेल स्क्वायर साही को 0 होना पड़ेगा, डेल स्क्वायर साही को 0 होना पड़ेगा। अगर इस कंडीशन को हमें ट्रू प्रूफ करना है तो डेल स्क्वायर साही क्या होना चाहिए, 0। और डेल स्क्वायर साही के 0 होने से मतलब ये है कि D'Alembert ऑपरेटर when operated on Gauge transformation function साही will be 0। जब भी D'Alembert ऑपरेटर का ऑपरेशन होगा साही के ऊपर, जो कि गोज फंक्शन है, गोज स्केलर फंक्शन है, तो उसका रिजल्ट हमेशा क्या मिलेगा, हमें 0 मिलना चाहिए फॉर द प्रूफ ऑफ Gauge, for the proof of Lorentz condition. So Lorentz condition will be true if and only if the D'Alembert of the Gauge function is 0. So students, in this topic we have studied about the Coulomb gauge and the Lorentz gauge condition, and introduced by a new operator, D'Alembert operator, and also check the validity of Lorentz condition, and Lorentz condition will be true if and only if the D'Alembert of the Gauge scalar function will be 0. So thank you for now. We'll be meet into the next one. Thank you.